Good morning, students. Welcome back. So, today we are going to continue with periodic motion and its role in the measurement of time. ठीक है, periodic motion क्या होता है और टाइम को नापने के लिए periodic motion क्यों ज़रूरी है, that we are going to talk in today's class. Okay, so let us start with periodic motion. Okay, मैं अपने आप को यहाँ पे ले लेता हूँ. Okay, okay. Periodic motion is a motion that repeats itself after a regular interval of time. Periodic motion वो होता है जब हर बार रिपीट हो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब आप अगर पेंडुलम को देखो तो पेंडुलम हर आधे सेकंड में आगे जाता है और आधे सेकंड में पीछे आता है, और टोटल जहाँ से शुरू किया वहाँ से वापस पहुँचने के लिए उसको 1 सेकंड लगता है. तो यहाँ पे आप देखो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है कि नहीं, इंटरवल बदल नहीं रहा. दूसरा एक दो देखो तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सन. तो आप देखो कि अर्थ को सन का एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए इट टेक्स 365 डेज, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. तो उसको भी पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं. दैट मीन्स जो वक्त को पकड़ के रखता है उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, है कि नहीं. तो that is periodic motion. This means that periodic motion, an object passes through the same position again and again after a definite interval of time. इसका मतलब तो ये हुआ कि पीरियोडिक मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बारी बारी अपनी जगह से एक ही वक्त पे घूम के वापस आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अवर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. मान लेते हैं कि हमारी अर्थ उसकी खुद के एक्सिस पे 24 घंटे में घूमती है कि नहीं. कंप्लीटिंग वन रोटेशन, एक उसके ही एक्सिस के ऊपर घूमने के लिए उसको इट टेक्स 24 आवर्स. इट पासिस थ्रू द सेम पॉइंट अराउंड द सन आफ्टर एवरी 365.25 डेज. वो सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 365.25 डेज लेता है. सो दिस मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर पीरियोडिक मोशन. तो इसी वजह से अर्थ भी पीरियोडिक मोशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं. द सेम प्रिंसिपल इज यूज इन क्लॉक एंड वॉचेस. इसी प्रिंसिपल को हम घड़ी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं. दैट इज वाई द सेकेंड हैंड ऑन अ क्लॉक passes through the same position after every 60 seconds. अच्छा, सेकेंड हैंड ऑन अ क्लॉक है, मुझे लगा सेकेंड हैंड क्लॉक लेनी है क्या. नहीं, सेकेंड हैंड मतलब घड़ी के 3 कांटे होते हैं. पहला कांटा घंटे का होता है, दूसरा कांटा मिनट का होता है और तीसरा कांटा सेकंड का होता है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेकेंड हैंड ऑन अ क्लॉक पासिस थ्रू द सेम पोजिशन आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स. अच्छा, तो ये सेकंड काटा हुआ ना, तो जो घड़ी में जो सेकंड काटा होता है वो अगर 12 से शुरू हो तो 60 सेकंड बाद फिर से 12 पे आता है. मिनट हैंड एवरी 60 मिनट्स ऑन एन आवर. मिनट का जो काटा है वो 12 से शुरू हो तो 60 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद फिर से 12 पे आता है. एंड एन आवर एंड इन एवरी 12 आवर्स. और अगर घंटे वाले कांटे की बात करें तो वो हर 12 घंटे में अपनी पोजीशन पे वापस आता है. A simple device that demonstrate the periodic motion is a simple pendulum. अगर हमें साधारण तौर पे कोई डिवाइस बनाना है जो पीरियोडिक मोशन बनाता हो तो हम सिंपल पेंडुलम बनाएंगे. क्या करेंगे, छत से एक बहुत ही पतली रस्सी लगाएंगे और उसके छोर पे बहुत ही भारी बॉल को हम लटका देंगे और उस बॉल को एक स्विंग देंगे तो वो कंटिन्यूसली पीरियोडिक मोशन में होगा. मेकिंग सम क्लॉक्स दैट आर कॉल्ड पेंडुलम क्लॉक्स. और इसी घड़ी को हम पेंडुलम क्लॉक बोलते हैं. लेट अस नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. चलिए देखते हैं कि पेंडुलम किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बनता है. सिंपल पेंडुलम गैलीलियो गैलीली ने बनाया था. जैसे कि सबसे पहले आप पढ़ने से पहले ना इस फिगर को देख लो. गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था, 2 स्टैंड लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 स्टैंड के बीच में एक सलिया उसने लगा दिया और सलिए के बीच में पॉइंट ऑफ अ सस्पेंशन जहाँ पे सबसे सेंटर में थे वहाँ से उसने एक पतली सी रस्सी बांधी और रस्सी के एंड पे एक बॉब बांधा. बॉब का मतलब होता है भारी गेंद. ठीक है, उस भारी गेंद को उसने पहले पीछे खींचा और उसके बाद उसने रिलीज कर दिया
तो वो गेंद इधर उधर स्माइली फेस बना के कंटिन्यूसली उसने अपनी पोजीशन स्टार्ट रखी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन मतलब उसका सेंटर पॉइंट। ये एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन बोल सकते हो, ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन बोल सकते हो, ठीक है। और ये आगे पीछे होने को बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किया क्या, ए बॉल को खींच के पीछे लिया बी में, बाद में उसको रिलीज कर दिया तो वो सी तक गया, बाद में वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ए पे आया और ए से फिर से बी, बी से बाद में सी, बाद में ए, और ऐसे ही ये मोशन चलता रहेगा। समझ में आया? ठीक है, फिगर देख लिया, अभी उसके बारे में जानते हैं। गैलीलियो गैलीली, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट 1564 to 1642, जब इन साल के बीच में थे, वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, मतलब स्पेस के बारे में उनको रिसर्च करना बहुत ही पसंद था। परफॉर्म्ड अ एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम, उन्होंने सिंपल पेंडुलम को लेके एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट किया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सजेस्टेड दैट इट कैन बी यूज टू मेजर टाइम। पहली बार दुनिया में किसी ने ये बोला कि पेंडुलम के इस्तेमाल से हम वक्त को नाप सकते हैं। He observed that the bob completes one to and fro motion called oscillation in exactly the same time. In other words, it repeats the oscillations in equal interval of time. उसने ये देखा एक्सपेरिमेंट में कि ये जो बॉब है वो जितना वक्त पीछे से आगे जाने में लगाता है उतना ही वक्त आगे से पीछे जाने में भी लगाता है। दिस बोथ टाइम आर सेम, वक्त में बदलाव नहीं आ रहा, वैसे उसने बताया था। टू में भी और फ्रो में भी, टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे। In a simple pendulum, a small metallic solid sphere called the bulb remains suspended with a rigid supported by means of a strong thread. सिंपल पेंडुलम बनाते वक्त एक छोटा सा लोहे की गेंद जिसको हम बॉब बोलेंगे, रिमेन्स सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब उसको खुला छोड़ा जाता है, विथ अ रिजिड सपोर्ट बाय मींस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक मजबूत पतली रस्सी से उसको बांध के उसको खुला छोड़ा जाता है। द बॉब इज फ्री टू मूव टू एंड फ्रो, ये जो बॉब भारी गेंद है वो आगे और पीछे जाने के लिए फ्री होती है। द नॉर्मल और रेस्टिंग पोजिशन ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द मेन पोजिशन। आगे पीछे जाने के बाद जहाँ पे वो गेंद रुक जाए, चाहे भले ही 2-3 दिन के बाद रुके, पर जहाँ पर वो गेंद रुक जाए, हिलना बंद कर दे, उसको हम मेन पोजिशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे फिगर में है। When the bob is shifted from the main position to the one side and released, the bob makes to and fro motion about its main position. अगर इस बॉब को मैं इसके मेन पोजीशन से पीछे खींच के छोड़ देता हूँ तो ये इस मेन पोजीशन के आगे और मेन पोजीशन से पीछे घूमता ही रहेगा, आगे पीछे होता ही रहेगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। The to and fro motion of a bob about its mean position is called oscillatory motion. बॉब की मेन पोजीशन से आगे पीछे जो गेंद झूल रही है उस झूलने को ही oscillatory motion कहते हैं। The position where the bob is at the maximum distance from the main position is called the extreme position. ऐसी जगह जहाँ पे बॉब अपनी मेन पोजीशन से सबसे ज़्यादा दूर होता है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो वो लेफ्ट का सबसे दूर वाला और राइट का सबसे दूर वाला जो पॉइंट है उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, सबसे दूर वाली जगह। The maximum displacement of a pendulum on either side of its main position is called the amplitude. वो जितना ज़्यादा दूर जाता है दोनों ही जगहों पे अपनी मेन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड दिखाया गया है कि नहीं? अपनी मेन पोजीशन से जितना दूर वो गया उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। मतलब अगर आप बड़ा झूला खाओगे तो एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, छोटा झूला खाओगे तो एम्पलीट्यूड छोटा होगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड हो गया। हाँ,
amplitude that you got. The moment of a pendulum from its mean positions to both its extreme positions and then back to its mean position is called oscillation. जब भी पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से शुरू होके एक पूरा ऑसिलेशन खा के वापस मेन पोजीशन पे आता है तो उसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं. दैट मीन्स मैं आपको समझाता हूँ. देखो, हाँ, वन कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ पे दिखाए गए. यहाँ से हमने उसको खींचा, ये यहाँ तक आया, बाद में हमने उसको रिलीज किया तो ये यहाँ तक पहुँचा, और वापस वो यहाँ मेन पोजीशन तक आने तक जितना वक्त लेता है उसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे. समझ में आया? इसको एक चक्कर को वन ऑसिलेशन इज बीन सेड. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. One oscillation in the given figure is movement from A to B and then B to C and finally C to A. तो oscillation का मतलब इस फिगर में देखें तो देखो A to B, बाद में B to C और बाद में C to फिर से A. इतना मोशन जो होता है उसको हम वन ऑसिलेशन कहते हैं. ओके. Foucault pendulum a roof to the rotation of the earth. हाँ, अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात है. मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, ये मुझे अभी याद आया. ये फौकॉल्ट्स पेंडुलम जो है वो दुनिया में सबसे लंबा पेंडुलम है. क्या है? सबसे लंबा पेंडुलम. सबसे ऊंची बिल्डिंग की छत से एक लंबी सी पतली सी रस्सी लेके उसको एक गेंद से बांध दिया है. ठीक है. अब इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है कि जो अर्थ घूमती है ना अपनी एक्सिस पे, तो उसके घूमने की वजह से वो जो गेंद सेंटर पे होनी चाहिए उसकी जगह वो ना थोड़ी सी पीछे हो जाती है. समझ में आया? इसको ऐसे समझो, जब भी आप गाड़ी में बैठे होते हो और गाड़ी अचानक से शुरू होती है तो आपको धक्का किस तरफ लगता है? पीछे की तरफ. तो इस गेंद भी पृथ्वी के घूमने की वजह से, अर्थ के घूमने की वजह से वो अपनी मेन पोजीशन पे ना होके थोड़ी सी पीछे खिसक जाती है. तो ये प्रूफ है कि हमारी अर्थ जो है वो स्टेडी नहीं है, वो घूम रही है. समझ में आया? तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है. आप भी कर सकते हो, पर उसके लिए बहुत ही लंबी रस्सी चाहिए और बहुत ही भारी गेंद चाहिए. ठीक है, खर्चा हो जाएगा. साइंस फन. ठीक है. यू कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑफ योर सेल्फ. आप खुद का भी अपना टाइम पेंडुलम बना सकते हो. टेक अ स्मॉल मेटल बॉल, एक छोटा सा लोहे की गेंद लो. टाई अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक मजबूत रस्सी बांधो उसके. एंड सस्पेंड दिस असेंबली फॉर एन आयरन नेल और अ सपोर्ट दैट इज फिक्स्ड ऑन अ वॉल. पुल द बॉब टू द साइड. इसको खींचे, जो अभी हमने किया वैसे ही कीजिए. जब भी अभी ना आप क्या कीजिए, आपसे एक ऑसिलेशन तो आप नाप नहीं सकते, तो आप क्या करो, 10 ऑसिलेशन ले लो. कितने ले लो? 10 ऑसिलेशन. तो आप देखो कि वो जो बॉब है उसको जब आपने खींचा और छोड़ दिया तो देखो यहाँ से शुरू हुआ. ठीक है. अगर जहाँ से आप छोड़ रहे हो वहाँ पे आपको 1 ऑसिलेशन काउंट करना है. देखो मैं अपने आप को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे. ठीक है. चलो सपोर्ट भी दे देता हूँ. ओके. सपोज आपने ऑसिलेशन यहाँ से छोड़ा. ठीक है. यू रिलीज. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. ऐसे आपको 10 काउंट करने हैं और स्टॉप वॉच में टाइम मेजर करना है. ठीक है. जब भी आप स्टॉप वॉच में टाइम मेजर करते हो तो आपने कितने ऑसिलेशन के लिए किया है? 10 ऑसिलेशन के लिए. तो एक ऑसिलेशन का टाइम अगर आपको निकालना है तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, है कि नहीं? 10 ऑसिलेशन के लिए इतना वक्त, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना? तो 1 इंटू टाइम डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको एक ऑसिलेशन का टाइम मिलेगा. और मुझे चेक करके बताओ कि एक ऑसिलेशन का टाइम 1 सेकेंड आ रहा है या थोड़ा ज़्यादा बहुत आ रहा है? आप खुद से करो और मुझे बताना. ठीक है. पर हो सके गेंद उतनी भारी लेनी है, हल्की गेंद से पूरा गलत आ जाएगा बेटा. चलो आगे बढ़ते हैं. टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम. पेंडुलम का टाइम पीरियड किसे कहते हैं? द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. देखो अभी हमने जो किया वही चीज आ गई कि आपने 10 ऑसिलेशन के लिए किया और बाद में डिवाइड बाय 10 किया, तो जो टाइम आपको मिल रहा है वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा.
टाइम पीरियड का मतलब होता है बॉब को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शुरू करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने में कितना वक्त लगता है, एक ही ओसिलेशन को कितना वक्त लगता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। यहाँ पे ये जान के आपको हैरानी होगी कि इसका कनेक्शन वजन के साथ है ही नहीं। चाहे आप हल्की गेंद यूज करो या चाहे आप बहुत ही भारी गेंद यूज करो, टाइम पीरियड नहीं बदलने वाला। बट हाँ, जिस रूम में आप ये कर रहे हो, अगर आप हल्की गेंद ले रहे हो तो हवा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे रूम में ये एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे हवा ना के बराबर हो, ठीक है, पंखे ना चल रहे हों, ठीक है, वैसी जगह, तभी जाके आपको एक्सपेरिमेंट सही तरीके से रिस्पॉन्स देगा। Mass of the do not, it also does not vary with the extent of displacement of the bomb from its main position। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर भी नहीं है कि किसी बच्चे ने ज़्यादा लंबा खींच के छोड़ा तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ना वजन के ऊपर डिपेंड है, ना डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है कि कितना लंबा चूल्हा खा रहे हैं। However, it increases with increase in length of the string। हाँ, अगर आप लंबाई बदल देते हो रस्सी की, जिस रस्सी से आपने बॉल को बांधा हुआ है, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। द टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड बाय एयर व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिमेन्ड अनचेंज। अगर आप रस्सी की लंबाई बदलते नहीं हो और रूम भी ऐसा पसंद करते हो जिसमें हवा नहीं आती, तो आपको टाइम पीरियड 1 सेकंड के आसपास का ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्लॉक इज 1 सेकेंड। जो परफेक्ट पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड ही होता है। तो आप कोशिश करो, आप कितने अच्छे एक्सपेरिमेंट करते हो और बताओ कि 1 सेकेंड हो रहा है या नहीं। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी ये मोशन तो हो रहा है, बट उसको हम पेज और पेपर पे दिखाए कैसे, ग्राफ कैसे बनाए, वो हम देखेंगे। If we show the variation of the physical quantity with another physical quantity diagrammatically, this represent is called graph। अगर हम दो चीज़ों को एक ही पेपर पे इंडिकेट करते हैं तो उसको हम ग्राफ बोलेंगे। A graph is drawn using two perpendicular lines meeting at a point O। ग्राफ उसको बोलते हैं जहाँ पे दो परपेंडिकुलर, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। ऐसी दो लाइन जब एक पॉइंट पे मिल जाती हैं तो उसको ग्राफ बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसको हम ग्राफ बोलेंगे। ये नंबर लाइन जो हम बनाते हैं ना, +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है और एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ग्राफ। ईच परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड एन एक्सिस। हर परपेंडिकुलर लाइन को एक्सिस बोला जाता है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑल्सो नोन एज एक्स एक्सिस। जो सोई हुई लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नहीं? द वर्टिकल लाइन, जो खड़ी हुई लाइन है, उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक है? तो अगर इसको हमें इंडिकेट करना है नंबर से, सॉरी पॉजिटिव से, तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको हम ना कैपिटल एक्स लिखते हैं और इसको ना हम एक्स डैश लिखते हैं। डैश नेगेटिव नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से इसको लिखेंगे वाई, ऊपर वाले को, नीचे वाले को लिखेंगे वाई डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर्स हैं। तो नेगेटिव नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए एक अलग से डैश लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, एक्स और वाई हर जगह पे कैपिटल ही इस्तेमाल करना है, स्मॉल इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है? चलो, टू क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन दिस टू एक्सिस। इस ग्राफ के ऊपर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को दिखा सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस और टाइम हो गया, है कि नहीं? तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम, तो दोनों को इसी ग्राफ पे आप बता सकते हो। एन एप्रोप्रिएट स्केल इज सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी। एक अच्छा सा स्केल पसंद करना पड़ेगा। स्केल का मतलब क्या होता है कि आप हर ब्लॉक के बीच में कितना डिस्टेंस रखते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो,
एक ब्लॉक मतलब 1 सेंटीमीटर, दूसरा ब्लॉक मतलब 2 सेंटीमीटर, तीसरा मतलब 3। तो यहाँ पे ना ये यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रहा यहाँ पे भी। तो एक्स और वाई एक्सिस के लिए आपको एक समान ही लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर ऑफ द ग्राफ पेपर। 1 सेकेंड, हमने मान लो कि इसमें किसी को सेकेंड दे दे, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 चौरस बॉक्स हो जाएगा। समझ में आया? डिस्टेंस एंड टाइम आर बोथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन एंड बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हमें इसमें डिस्टेंस और टाइम को दिखाना है तो दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। बट ऑल्सो अफेक्ट द स्पीड, बट उसके साथ साथ स्पीड में भी फर्क लाती है। वी कैन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड टाइम टेकन बाय इट बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन दिस टू। तो हम इन दोनों चीज़ों को इसी ग्राफ के ऊपर नाप सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। हाँ, ग्राफ की मदद से वी कैन कैलकुलेट द स्पीड एज वेल एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ एन एनी इंस्टेंट। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, हम ग्राफ की मदद से ही उसकी स्पीड भी बता सकते हैं और कौन से वक्त पे स्पीड कितनी होगी वो भी बता सकते हैं। Let us now draw a distance time graph with the help of this example। एक उदाहरण लेते हैं और उसी के मदद से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू हैव अ फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग कार इन 20 मिनट्स। मान लो कि एक गाड़ी चल रही है कितने मिनट तक? 20 मिनट तक, और 20 मिनट का डेटा यहाँ पे दिया गया है। देखो क्या दिया गया है कि जब शुरुआत हुई गाड़ी की तब उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया था। 5 मिनट के बाद वो गाड़ी 10 किलोमीटर चल चुकी थी। 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद वो गाड़ी 15 किलोमीटर पे पहुंची। 15 मिनट खत्म होने के बाद वो 18वें किलोमीटर पे पहुंची और 20 मिनट खत्म होते वक्त वो 18 किलोमीटर पे ही रही, ठीक है। तो ये डेटा दिया गया है, इसको हमें ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे सारी वैल्यू देखो, सारी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो हमें ये पूरे ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतनी ही जगह चाहिए जहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो आप देखोगे कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। तो हमें ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए। तो हम ना क्या करते हैं, ग्राफ में इतना ही बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बाकी के 3 हिस्से हमने हटा दिए। एक जगह पे डिस्टेंस ले लो, एक जगह पे टाइम ले लो। जैसे कि यहाँ पे देखो, वर्टिकल एक्सिस में ले लिया है डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले लिया है टाइम। आप इससे उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वर्टिकल पे टाइम ले लो, हॉरिजॉन्टल पे डिस्टेंस ले लो, दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि दोनों तरफ 5 के मल्टीपल्स ज़्यादा है कि नहीं? 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे देखो 10, 15, ये दोनों नहीं है, बट ज़्यादातर तो 5 के ही मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं, दोनों एक्सिस के ऊपर 5 के मल्टीपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 5, एक स्क्वायर बॉक्स 5, दूसरा स्क्वायर बॉक्स 10, 15, 20, 25। उसी तरीके से यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 है कि नहीं? तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमने 5-5 ले लिए। आप बोलोगे सर ये कंपलसरी है, हम एक से लेके नहीं ले सकते, 1, 2, 3, 4 वैसे भी ले सकते, ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है। तो चलो इतना तो हमने कर लिया। अभी हमें पॉइंट इंडिकेट करना है। तो सबसे पहला देखो, जब टाइम 0 था तब डिस्टेंस कितना था? 0। तो यहाँ पे देखो टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितना है? 0। तो यहाँ पे सबसे पहला डॉट, फर्स्ट डॉट। अभी सेकंड डॉट की बात करो, टाइम 5 है और डिस्टेंस कितना है? 10। टाइम 5, डिस्टेंस 10। तो टाइम कहाँ है? 5, ये रहा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? 10। तो आप क्या करो, 5 से एक डॉटेड वर्टिकल लाइन बनाओ, 5 से एक लाइन ऊपर की तरफ ले जाओ और 10 से एक लाइन हॉरिजॉन्टल की तरह ले जाओ। ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे आपको एक डार्क डॉट बनाना है, एक डॉट बना देना है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बनाना है, सो यू कैन सी 10 टाइम
एंड 15 डिस्टेंस। तो 10 टाइम कहाँ है ये, 15 डिस्टेंस कहाँ है ये। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाओ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, दोनों जहाँ पे टच करती है वहाँ पे एक डॉट बनाओ, है कि नहीं। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो 15 एंड 18। तो 15 कहाँ है यहाँ पे, 18 कहाँ है, तो 15 और 20 को ना 5 हिस्सों में आपको स्केल से नापना है, ठीक है। 15 और 20 स्केल रखो तो आपको पता चल जाएगा 16, 17, 18। तो यहाँ पे 18 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एक डॉट लाइन बनाओ, यहाँ से डॉट लाइन बनाओ जहाँ पे टच करे वो, ठीक है। बाद में 20, 18, 20 कहाँ है यहाँ पे, 18 तो हमारा यहीं पे है, तो ये हो गया आखिरी डॉट। अब ये सारे डॉट को स्केल की मदद से ज्वाइंट कर दो, समझ में आया। तो स्केल की मदद से कनेक्ट कर दोगे तो आपको ये टाइम डिस्टेंस ग्राफ मिल जाएगा। इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसी को ग्राफ बनाना कहते हैं, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ इन द फॉलोइंग, ठीक है। ये सारे वही स्टेप्स हैं, बट आप एक बार इसको पढ़ लो ताकि आराम से समझ में आ जाए, वरना जैसे मैंने बताया वैसे करोगे तो भी कुछ गलत नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। If the graph of a uniformly moving body is plotted, we will get a straight but slanted line as shown in figure. अगर आपको फिगर के अंदर एक सीधी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा अगर आपको मिलती है, तो आप ये समझो कि आपकी जो गाड़ी चल रही है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, उसकी स्पीड देखो एक ही लाइन में है कि नहीं। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन मिले, कंसिडर दैट कि आपकी गाड़ी एकदम सीधे रोड पे 60 की स्पीड पे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, एकदम सीधे चल रही है। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर आपको ग्राफ में कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखी थी, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, एकदम सोई हुई लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टल टाइम के वक्त गाड़ी खड़ी हुई थी, वो आगे ही नहीं बढ़ी। देखो 15वें मिनट पे भी वो 18 किलोमीटर पे थी और 20वें मिनट पे भी वो 18 किलोमीटर पे ही है। तो इसका मतलब हुआ 5 मिनट का होल्ट लिया है गाड़ी ने, गाड़ी आगे गई ही नहीं, समझ में आया। तो ग्राफ में कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाए तो समझ लो गाड़ी ब्रेक पे है, वो चाय नाश्ते के लिए रुके हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, we can find the speed of a body at any point by knowing the distance and time values corresponding to that point and substituting them in the formula for speed. अच्छा, इस ग्राफ का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी वक्त पे स्पीड नाप सकते हो। अगर आपने बोला कि भैया बताओ कि तीसरे सेकंड पे स्पीड क्या थी, कौन से सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे, तो आप देख सकते हो कि तीसरे सेकंड ये रहा और तीसरे सेकंड पे डिस्टेंस कितना है 3। तो इसका मतलब ये हुआ 3 मीटर पर सेकंड। तो तीसरे सेकंड पे उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी, ऐसा आप बोल सकते हो, समझ में आया। तो आप किसी भी वक्त का स्पीड आप पता कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमने कर लिया 0 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 टाइम इन सेकंड है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर 10 5 के मल्टीपल्स है, 5 10 15 20 45। तो आप बोलोगे सर इन्होंने तो अलग अलग लिया है, क्या हम भी अलग अलग ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक्स एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस कितना है, वो जब स्कूल में आओगे ग्राफ बनाओगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल इसको समझ लो। तो अगर हम इसको स्टडी करें, सिर्फ ग्राफ दिया हो तो इसको पढ़ें, तो मैं ये बोलूँगा कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में गाड़ी अटक गई होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो या तो कोई बम्प आ गया होगा या गाड़ी अटक गई होगी, गाड़ी बंद हो गई होगी, ऐसा होगा, ठीक है।
बाकी के टाइम तो गाड़ी चल रही है सीधे सीधे, किसी भी वक्त पे हम स्पीड भी नाप सकते हैं। देखो ये इसी तरीके से ग्राफ इज प्लॉटेड इंफॉर्मेशन स्टोन। हाँ अच्छा है, चलो साइंस फन 3 ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वाला आप खुद से कोशिश करो, आपकी मैथ्स की नोटबुक हो ना, उसमें से एक पेज निकाल के इसको कोशिश करो। सारे पॉजिटिव हैं तो आपको सीधा सीधा ग्राफ हो जाएगा, और उसमें से जितनी भी चीज़ें आपको पता चलती है ना उतनी पता करने की कोशिश करो। ओके, चेक पोस्ट हम देख लेते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, हर किसी के लिए एक वर्ड में जवाब दीजिए। द मेटालिक बॉल ऑफ द पेंडुलम, क्या बोलते हैं उसको? बॉब द बिल्डर, ठीक है बॉब। सेकेंड, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है, पीरियोडिक मोशन। थर्ड, रेस्टिंग पोजीशन ऑफ अ पेंडुलम दैट इज मीन पोजीशन, जहाँ पे बॉल आराम करता है, आगे पीछे नहीं घूमता। फोर्थ, द मीटिंग पॉइंट ऑफ एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो ये की वर्ड्स एक तरह से छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको याद करिए ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से याद हो जाए। जब आप स्कूल आओगे तब मैं ये सारे की वर्ड्स मैं आपको पूछूंगा कि ये क्या है। ओवरव्यू, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। क्या क्या चीज़ें सीखा हमने इस चैप्टर में? मोशन इज एन स्टेज ऑफ मोशन इज अ स्टेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग। मोशन उसी को बोला जाता है जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आगे बढ़ती है। मोशन कैन बी फास्ट और स्लो, पीरियडिक और नॉन पीरियडिक, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मोशन फास्ट या स्लो हो सकता है, पीरियडिक नॉन पीरियडिक हो सकता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड की डेफिनेशन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब होता है 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, वैसे। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, अदर यूनिट्स आर किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर एटसेट्रा। अगर स्पीड का ऐसा यूनिट पूछा जाए तो वो मीटर पर सेकंड है, पर उसके अलावा भी यूनिट्स हैं जो स्टैंडर्ड ही है बट ऐसा यूनिट नहीं है, वो है किलोमीटर पर आवर, माइल पर आवर एटसेट्रा। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम चीज़ों की स्पीड नाप सकते हैं उसको स्पीडोमीटर बोला जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हीकल इज कॉल्ड ऑडोमीटर। जिससे डिस्टेंस पता चले वो है ऑडोमीटर। टाइम इज द गैप बिटवीन टू इवेंट्स। वक्त दो चीज़ों के होने के बीच का गैप है। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एशियन टाइम्स फॉर ट्रैकिंग टाइम वेयर सनडायल्स। एशियन टाइम्स में, पुरातन समय में वक्त को नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे, जैसे कि सनडायल, वाटर क्लॉक, सेंट क्लॉक एटसेट्रा। द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा मोशन जो कुछ वक्त के बाद अपने आप को रिपीट करे, ऐसे मोशन को या तो पीरियोडिक बोलेंगे या तो ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। इन ऑसिलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ मीन पॉइंट। ऑसिलेटरी मोशन में स्पेशली चीज़ आगे या पीछे झूलती है मीन पोजीशन के आसपास। द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द क्लॉक्स एंड वॉचेस इज पीरियोडिक मोशन। किसी भी घड़ी के पीछे का वर्किंग प्रिंसिपल पीरियोडिक मोशन ही होता है। अगर पीरियोडिक में नहीं है तो घड़ी या तो आगे हो जाएगी या तो पीछे हो जाएगी। अ सिंपल पेंडुलम शोज पीरियोडिक मोशन। एक साधारण पेंडुलम जो घर पे भी बना सकते हो वो पीरियोडिक मोशन दिखाता है। The time period of a pendulum is independent of the mass of the burst but increase with the increase in length of the string. जो भी आप पेंडुलम बनाते हो वो उसके वजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, या ही ना ही कितना झूला आप उसको दे रहे हो उसके ऊपर करता है। बट हाँ, जितनी आप लंबाई ज़्यादा रखोगे स्ट्रिंग की, रस्सी की, उतना ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। समझ में आया? जितना छोटा रखोगे उतना टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर काफ़ी डिपेंड करते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द नेचर ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी।
डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ बनाने से हमें मोशन किस तरीके का है वो पता चलता है। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। यहाँ तक आपको चैप्टर को ट्वाइस रीड करना है। कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे पूछ लीजिए, और इसके बाद मैं आपको PDF भेजूंगा एक्सरसाइज सॉल्यूशन की, दैट यू हैव टू राइट इन योर फेयर बुक, क्वेश्चन विथ अ ब्लैक पेन, आंसर विथ अ ब्लू पेन, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।